अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी एज अ होम मेकर। एक्चुअली अभी ना 11 अगस्त को क्या हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ फ्रांस में आए हुए ना पूरे पूरे 10 साल हो गए। 11 अगस्त 2013 को मैं फ़्रांस में आई थी और 11 अगस्त 2023 को जब मैंने सोचा, मैंने कहा पूरे 10 साल मुझे गुजर गए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किए जाएँ अपने ये 10 साल। और थोड़ा सा पीछे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाती चलूँ कि पहली मेरी ज़िंदगी कैसी थी और फ्रांस में आके मेरी ज़िंदगी जो है वो कैसी हो गई। इन 10 सालों में मैंने क्या खोया, क्या पाया और ये 10 साल मेरे कैसे गुजरे। अच्छा, मेरी शादी जो है वो नवंबर 2010 में हुई थी। और उस टाइम ना मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, मतलब पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी। और उस टाइम क्या हुआ कि मुझे ना साथ ही मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और मैं साथ जॉब भी कर रही थी, साथ मेरी पढ़ाई वाला सीन भी चल रहा था। और घर के कामकाज की जहाँ तक बात की जाए ना, आज मैं आपको ज़रा एज़ आ मैं बताया कि एज़ आ होम मेकर अपनी जर्नी शेयर करूँगी, तो मैं उससे रिलेटेड आपसे ज़्यादा बातें करूँगी। तो जहाँ तक घर का की कामकाज की बात है ना, तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग देखे होंगे जो सिर्फ बैठ के खाने वाले होते हैं, तो मैं उन्हीं बैठ के खाने वालों में से एक थी। अच्छा, हमारे घर में बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेड्स वगैरह का कोई ऐसा सीन हो। माशाल्लाह से मेरी अम्मी और मेरी बहनें वो काम किया करती थी। मेरी माशाल्लाह से हम 4 बहनें और हैं। शायद इसी वजह से ना मुझे कभी काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। छोटी भी थी तो ज़्यादा मेरा कभी कभार जब मेरा दिल होता था आटा, या तो फिर मैं ऐसा होता था कि जो नहीं होते उजरत पे काम करने वाले, डेली वेजेस पे काम करने वाले, वो वाला सीन होता था कि मेरी जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर हैं वो कहती थी कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी तो मेरे हिस्से का आटा गूंद दो। तो मैं कहती थी ठीक है। तो मतलब ऐसे जो कमाई वाले काम होते ना, उस तरह करके मैं हेल्प कर देती थी, वरना ज़्यादा मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं होता था कि मुझे कोई काम करना है। तो खैर इसी तरह करते करते फिर मेरी शादी हो गई। और शादी मेरी फूफो के घर हुई। और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी फूफो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। मतलब आज तक मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी सास हैं, मतलब फूफो ही मैं उनको कहती हूँ। और वो भी फूफो वाला ही सीन है। और माशाल्लाह से मेरी नंदें वो भी बहुत अच्छी हैं। तो जब मैं शादी होके वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी मुझे कभी जो मैंने कोई काम किया हो, बाजी जो है अभी जो फ्रांस आई हैं, ठीक है, वो भी मेरा व्लॉग देख रही होंगी और वो इस बात से एग्री करेंगी कि कभी जो मैंने कोई काम किया हो, मतलब ये नहीं है कि कभी मतलब भी वहाँ पे मैं गई शादी होके तो फिर वो एक दफ़ा मैं बर्तन शर्तन धो रही थी तो फूफो ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें बर्तन धोने के लिए नहीं लाई। और मतलब इस तरह तो फिर मैंने काम नहीं किया, मतलब हुआ ही नहीं, कभी ऐसा सीन ही नहीं हुआ कि मैं कुछ काम कर सकूं। खैर वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सहूलत रही। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया। और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है 2013 में। अब 2011 में ज़ईम पैदा हुआ था, ठीक है, और 2013 अप्रैल में ओन पैदा हुआ था। चलो जी, ज़ईम पैदा हो गया। उस टाइम भी आप कहें कि जो एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी मेरी खुद ब खुद ही पूरी होती जा रही थी। इसलिए कि अम्मी जो मेरी अम्मी थी, जब मैं अम्मी के पास होती थी तो अम्मी ज़ईम को देखती थी, उसका ख्याल रखती थी। और जब मैं इधर होती थी तो फूफो होती थी। तो खैर इसी तरह करते करते ये ज़ईम भी माशाल्लाह से 1.25 साल का, 1.5 साल का हो गया। और ओन जब पैदा हुआ तो वो 3 माह का था, तो हम यहाँ पे फ्रांस आ गए। अब कहानी शुरू होती है, असल वाली कहानी जो है ना मेरी, वो अब शुरू हो रही है। अच्छा, आपको पता है असल कहानी शुरू होने से पहले एक ब्रेक तो बनती है, तो यहाँ पे वो ब्रेक बन रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि बाथरूम का फर्नीचर चेंज किया था। तो वो अब ये वाला है, पहले भी ऐसे ही था, ग्रे ही था, लेकिन अब वो आपको पता है कि डिटैच हो गया था। तो अब इसको ये नया लगवाया है, तो इसको मैं आज ना यहाँ पे साथ बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो चलें जी, अब दोबारा से कहानी की तरफ चलते हैं। अच्छा, 10 अगस्त की शाम से शुरू करते हैं। 10 अगस्त की शाम को ना, अब हमने जाने वाला सीन है, सब आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि कुछ दिन पहले से ही ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितने लोग होंगे तो आपके लिए भी ना एक बहुत ही एक यादगार चीज़ बन सकती है अगर आप इस पे अमल करें तो। हुआ यूँ कि मैंने ना एक डायरी ली और उस डायरी पे ना सब लोगों से, जितने भी मेरे मतलब ताया मेरे ससुर जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे अब्बू अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आप कहें कि सबसे मैंने ना फुप्पो से, अम्मी ने नहीं किया था, कज़न्स से, हर किसी से ना, मतलब मैंने डायरी लिखवाई अपने बहन भाइयों से कि मेरे बारे में ना कुछ लिख के दो। तो वो बहुत प्यारी प्यारी बातें, अब जैसे ताया और अब्बू नहीं है, वो मैं बातें अभी भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं हो सका तो मैं कभी वो डायरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अच्छा, 22 अगस्त को ज़ईम की बर्थडे भी थी, तो उस दिन हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की इसकी। और अब्बू ने वो डायरी ली और अब्बू अकेले कमरे में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं ना तुम्हें सबसे लास्ट में लिख के दूंगा और आराम से लिख के दूंगा, अभी तुमने जब जिससे लिखवानी है वो लिखवा लो। तो इसी तरह अब्बू ने आराम से बैठ के लिखी और वो सारी बातें, मतलब आज भी पढ़ो ना लगता है कि अभी अब्बू मुझसे बातें कर रहे हैं। तो खैर वो सुबह सुबह का टाइम हम वहाँ से निकले और पहली दफ़ा जब मैं आ रही थी ना तो मुझे रोना तो आ रहा था, मतलब बहुत ज़ाहिरी बात है बंदा उदास होता है, लेकिन खुशी भी थी कि मैं एक नई जगह जा रही हूँ और पता नहीं था कि आगे सीन क्या है। तो वहाँ से आए, लेकिन वो जो छोड़ने वाला होता है ना सीन, गुड बाय वाला, हमेशा मुश्किल होता है वहाँ से करके। लेकिन जब तक हम अंदर आते हैं प्लेन में जाते हैं तब तक मैं नॉर्मल हो चुकी थी और ज़ईमोन भी छोटे छोटे थे। और अब मैं थी, ज़ईम था, ओन था और मेरे हस्बैंड थे। तो खैर हम पहुँचे यहाँ पे पहले पेरिस, और जब पेरिस पहुँचे ना तो आगे दुनिया ही अलग थी, मतलब हर कुछ चेंज था और आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी लोग बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बस आप आंखें खोल के ना बिल्कुल रिदों की तरह ना देखना शुरू कर देते हो, एक न्यू बॉर्न की तरह, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। एक नई दुनिया, बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया में आप पहुँच गए हो। अच्छा, पेरिस से हमारी सिटी तक आने के लिए ना 3 घंटे लगते हैं और उसके दरमियान में भी ना आपको 2 दफ़ा ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, पेरिस से लिल और लिल से हमारी सिटी तक। और आप सोचें कि 2 बच्चे, हमारे पास कोई प्रॉम वगैरह नहीं थी, हमने उठाया हुआ था ओन को और बड़े बड़े बैग्स उनको ड्रैग करना, और ज़ेमी वो भी मासूम छोटा सा, और स्टेयर्स से ऊपर जाना बैग्स के साथ, इसलिए कि लिफ्ट नहीं थी उस दिन ख़राब थी। तो वो कितना मुश्किल हुआ हमें, अभी भी याद आता है ना तो मैं कहती हूँ उफ़ कितनी हिम्मत की थी कि बिल आखिर हम घर पहुँच गए। शाम का टाइम था, हम यहाँ पे पहुँचे। और जब यहाँ पे पहुँचे तो जब आप वहाँ से आते हो ना तो सोचते हो कि यहाँ पे पता नहीं कैसे घर होंगे, मतलब जो हम टीवी ड्रामास में देखते हैं वैसे हमारी कुछ जहन में होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पहुँची तो हम, जो मेरा पहला घर था, आप कहें कि यूँ तंग तंग स्टेयर्स थी, सेकंड फ्लोर था और उसमें 2 कमरे थे, दो क्या आप एक ही कमरा कह लें। एक ड्राइंग डाइनिंग था, किचन था, एक बड़ा सा कमरा था और एक छोटा सा कमरा था। आप कहें कि जितने हमारे पाकिस्तान में शायद स्टोर्स होते हैं उतना, इसलिए कि वो बच्चों के पर्पज़ के लिए था। ऐसा होता है कि जब यहाँ पे लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो पेपर वर्क के लिए ऐसे ही घर लेते हैं कि उनकी वो पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वरना खामखा आप यहाँ पे पे करते रहते हो तो फ़ायदा नहीं होता। तो खैर उस घर में आई, और जैसा कि हम देखते रहते हैं कि पहले दिन कोई वेलकम शेलकम होता है, हालांकि मेरे हस्बैंड साथ थे, लेकिन खामखा मैं ना इमेजिनेशन में बड़ा जीती हूँ। तो मुझे लग रहा था शायद मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों से कह के कोई घर डेकोरेट किया होगा, कोई वेलकम शेलकम, ऐसा कोई सीन नहीं था। आगे मैं जब पहुंची तो वो कबर्ड्स के अंदर से चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही थी, मतलब हम बहुत ही अब हालात नाजुक थे। खैर पहला दिन तो गुजर गया और अगले दिन तो फिर मैंने मुझे कोफ्त हो रही थी तो मैंने ना सारा साफ़ करना शुरू कर दिया, कबर्ड्स के अंदर से पेपर्स और पता नहीं क्या कुछ, इतने कपड़े, सब कुछ करके ना पहला काम जो है ना वो मेरा यही हुआ था कि मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी। और इसी सफाई करते दौरान, इसलिए कि नई चीज़ें भी आई हुई थी वो भी निकाल रही थी, वो एक्साइटमेंट थी उस टाइम, करते करते मुझे ख्याल आया कि इतने दूर मैं आ गई हूँ, मतलब मेरे अम्मी अबू कहाँ पे हैं, मैं कितने दूर आ गई हूँ, मेरे बहन भाई कहाँ पे हैं। एकदम ना मुझे पहले दिन ही, मतलब जो अगला दिन था, मुझे ये सोच आई कि मैं तो बहुत दूर हूँ अपने अम्मी अब्बू से। और फिर मैंने अपने आप को खुद ही समझाया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम ये सोचो कि तुम शादी होके अब अपने नए घर पे आई हो और ये ज़रा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी बहनें, अपने आप को मैं ऐसी कही थी, मैं कह रही थी मेरी बहनें भी तो अपने 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 घरों में रहती हैं, अपने अम्मी अब्बू से दूर। तो बस तुम ये सोचो कि तुम बस दूसरे घर में हो और अपने अम्मी अब्बू से मतलब फासले पे हो थोड़े से। तो इस तरह कर करके मैंने अपने आप को ज़रा सा एडजस्ट किया। एडजस्ट क्या करना था, बस आप कहेंगे दिल लगाने की कोशिश की। और फिर बच्चों का ये था कि ज़ईम उन दोनों बराबर बराबर ही थे और वो उनको संभालना वो काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जल्दी मैंने उनको भी संभाल लिया। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोटी बनाना मुझे पहले से आती थी, सालन बनाना। सालन बनाने में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसमें मैं अपने हस्बैंड को बहुत क्रेडिट दूंगी। वो मुझे पता है क्या कहते थे, वो कहते थे सारी चीज़ें अंदर डाल के ना रख के बस आ जाओ, बैठ जाओ, खुद ही बन जाएगा, तुम जैसा बनाओगी मैं खा लूँगा। तो फिर वो वैसे ही हुआ कि मैं जैसा बनाती वो खाते गई और अल्लाह का शुक्र है करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा बना लेती हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर का काम काज भी आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होना शुरू हो गया। अब आते हैं यहाँ की ज़िंदगी के बारे में कि उसको कैसे मैंने, तो शुरू में तो ऐसे ही होता था कि मुझे ना कुछ अर्सा के लिए ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया था कि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही, मतलब मुझे कोई उर्दू में भी बात होती थी तो मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो वो मैं चलते चलते जो बिल बोर्ड्स होते हैं उन पे कोई चीज़ देखती थी, मैं कहती थी ये क्या लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ना आपको उलझन होना शुरू हो जाती है कि भाई जो लिखा हुआ है आपको पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है, इसलिए कि लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी। आप बिल्कुल से, मुझे लगता है कि आप ना न्यू बॉर्न वाला ही हिसाब होता है कि आप देख सब कुछ रहे होते हो लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता। अब ज़ईम को जब मैंने स्कूल भेजा, वहाँ पे टीचर कोई बात करती थी, उनको पता था मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं यूँ करके देखती रहती थी, कोशिश करती थी कि कोई बात समझ आ जाए। शक्ल ऐसे बनाती थी कि मुझे सब समझ आ रहा है लेकिन मुझे कख समझ नहीं आ रहा होता था। और हवन्नक शक्ल देके ना मैं बस देखती थी और स्माइल देके ना गर्दन हिलाती जाती थी। और फिर मैं सोच के जाती थी कि मुझे ये बात करनी है, तो मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके वो बात टीचर से कर आती थी। लेकिन आगे से वो क्या कहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी लेकिन मैं अपनी बात उसको समझाती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब से और इधर उधर से लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट कर दी सीखना। और इसी अरसे में अब कोशिश करती गई, खुद ही मैंने अपने बलबूते पे ही लैंग्वेज सीखी है। और फिर 2 3 4 साल गुजरे, 3 1 साल के बाद मुझे हुआ कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए। तो जब मैं ड्राइविंग सीखने गई थी उस टाइम भी मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, बहुत ही, आप कहें बहुत ही कम लेवल था कि मुझे राइट लेफ़्ट का नहीं पता था, मतलब कि फ्रेंच में राइट लेफ़्ट को क्या बोलते हैं। तो इसी असना में क्या हुआ कि मैंने ड्राइविंग सीख ली, वो भी अपनी मेहनत पे एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके मैंने उसको याद किया। और फिर मेरा, अल्लाह का शुक्र है, पहले ही अटैम्प्ट में मेरा ड्राइविंग का प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी वो क्लियर हो गया और इस तरह मुझे लाइसेंस मिल गया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ड्राइविंग टेस्ट कैसे किया, तो भाई मैंने मेहनत से किया, सच्ची मैंने बाकायदा मेहनत की थी। मैं एक एक सीडी जहाँ पे मिलती है, जो आप जिस स्कूल को ज्वाइन करते हो वो आपको देते हैं, एक एक को देख के उसको, एक एक के वर्ड को मैंने उसको ट्रांसलेट करके तो मैंने ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास किया था। अच्छा, मेरे साथ एक बैड लक ये भी हुई थी कि मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम तो कोई भी नहीं था। अब तो फिर आप कहें बाजी की फैमिली होगी, एक दो फैमिलीज और हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था। और मैं सोचती थी कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसको उर्दू भी आती हो और फ्रेंच भी आती हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और हद ये कि मैं कहती थी इंग्लिश ही आ जाए किसी को, लेकिन किसी को इंग्लिश भी नहीं आती थी। एक दफ़ा मैं शुरू में डॉक्टर के पास गई तो मैं उसको अपनी बात नहीं समझा सक रही थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें इंग्लिश आती है, तो वो मुझे कहती है कि तुम फ्रांस आई हो, तुमने फ्रेंच सीखनी है, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी। तो यहाँ पे लोग, इसलिए कि छोटा सा सिटी है ना, तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मतलब इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती। अब जो न्यू जनरेशन है वो ज़रा इंग्लिश सीख रही है, लेकिन इंग्लिश बड़े सिटीज़ में तो चल जाती है, यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा जो था इंस्ट्रक्टर जो ड्राइविंग सिखाता था, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी हिम्मत पे मैंने ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास कर लिया था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में गई थी 2016 में, उससे पहले भी एक दफ़ा भाई की शादी में गई थी 2015 में। और 2015 को जब मैं वापस आई थी 1 मई को, और 22 मई को जो मेरे ताया हैं, मेरे ससुर, उनकी डेथ हो गई थी। और मतलब 22 दिन के गैप के बाद तो मैं नहीं जा सकी थी, मेरे हस्बैंड गए थे, मैं और बच्चे यहाँ पे थे, और वो भी टाइम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, उसके बाद मैं अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान गई थी। उस टाइम ना मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अब्बू ठीक हो गए थे। लेकिन उसी दौरान मेरी दादी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। इस दफ़ा जब मैं गई थी ना, तो मैं लंबे अरसे के लिए गई थी कि मुझे ये था कि फिर ज़ईम मोन जो है वो प्रॉपर स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तो मैं दोबारा जा नहीं सकूँगी लंबे अरसे के लिए। तो मैं 4 महीने का कह के यहाँ से गई थी, और मैं अक्टूबर में गई थी, और दिसंबर में 12 दिसंबर को मेरी जो दादो थी वो फोत हो गई। और आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि मेरे दादा भी ना 12 दिसंबर को ही फोत हुए थे, और मेरी दादी भी 12 दिसंबर, 12 रबीउल अव्वल को उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर वो टाइम मैंने पाकिस्तान में गुजारा था। और जनवरी और फरवरी, हाँ फरवरी बल्कि मार्च, 5 मार्च अब्बू की बर्थडे करने के बाद मैं 5 मार्च के बाद वापस आई थी फ्रांस। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने फिर कोशिश स्टार्ट करना शुरू कर दी कि मुझे ना टेस्ट पास करना है लैंग्वेज का, नेशनलिटी के लिए। तो उसके लिए TCF टेस्ट है, वो मैंने किया था। उसमें आपका लेवल B1 चाहिए होता है आप लैंग्वेज का, तो उसकी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की थी। मेरी फ्रेंड है राफेल, उससे मैंने आपको मिलवाया भी था, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और खैर वो भी मेरा टेस्ट अल्लाह का शुक्र है पहले ही अटैम्प्ट में हो गया था। और 2017 में ना मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा था, इसलिए कि एक तो मेरी नानी की और मेरी चच्ची की, और मेरी चच्ची की बहन जो कि मेरी फूफो भी लगती थी रिश्ते में, उनकी मतलब 1 महीने में हमारी फैमिली में तीन जो है ना वो डेथ्स हो गई थी। तो
हम वहाँ पे गए थे। और फिर उसके बाद वापस आके मैंने टेस्ट वगैरह दिया था नेशनल इसके लिए TCF का। और फिर आ जाता है 2018। 2018 मेरे लिए बहुत खुशियों वाला भी था और मुझे सबसे ज़्यादा दुखी भी करके गया हुआ है। 2018 जनवरी में पैदा हुई थी जी हमारे घर में हरमेन मेरी बेटी। और 2018 में हमने सरप्राइज़ विज़िट किया था पाकिस्तान और बहुत मज़ा आया था, किसी को नहीं पता था। अब्बू एकदम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, सारे बहुत खुश हुए थे खैर। और फिर हम सितंबर में वापस आ गए थे, गर्मियों की छुट्टियों में गए थे। और सितंबर गुज़रा, अक्टूबर गुज़रा और नवंबर के 28 नवंबर को सुबह सुबह फ़ोन आता है फ़जर के टाइम, पाकिस्तान का फ़जर का टाइम था, हमारे 4 बजे का टाइम था। फ़ोन आता है कि बस अब्बू नहीं रहे। और वो मतलब आज तक ना मैं बस उसी ख़बर में ही हूँ, उसी फ़ोन में ही हूँ कि वो क्या हो गया। तो खैर जाना सपने हैं, लेकिन जो अपनी औलाद होती है ना वो अपने माँ बाप को कभी भी नहीं भूल सकती। चाहे आप जितना भी टाइम गुजर जाए, जो भी हो जाए, आपको सब्र भी आ जाता है, लेकिन हर खुशी गमी में आपको अपने वालिदैन कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, किसी टाइम नहीं भूलते। तो खैर मैं अब्बू की दफ़ा नहीं जा सकी थी इसलिए कि फ़जर के टाइम था और मगरिब से पहले पहले तदफ़ीन हो गई थी, तो मैं पहुंच ही नहीं सकती थी। और हमारे अब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती ना, तो मैं पहुंच ही नहीं सकती थी। तो फिर खैर मैं तीसरे दिन गई थी और वो जो दिन गुज़रा था ना, 1-2 दिन मतलब वो मैंने कैसे गुजारे थे मुझे अभी भी नहीं पता चलता। मैं अभी भी कभी सोचती हूँ तो मैं सोच नहीं सकती कि वो मेरा टाइम कैसे गुज़रा था। और वो असल मायनों में वो जो कहते हैं ना कदम भारी हो जाना और वो चला ना जाना, जो अपने आप को उठा ना सकना, वो सीन हुआ था मतलब बच्चों के साथ। और मैं फिर पाकिस्तान गई थी और बड़ा ही तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह पाक कभी किसी को ये वक्त ना दिखाए, कभी भी ना दिखाए, सबके वालिदैन सलामत रहें। और खैर ये काफ़ी इमोशनल हो जाएगा। चलें अब यहाँ से आते हैं। और फिर मैं वापस आई थी जनवरी में वापस, और उसके बाद आके ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था नेशनलिटी का कुछ दिनों के बाद, अरसे के बाद बल्कि। और अब ना मेरा टेस्ट भी एक्सपायर होने के करीब करीब था, इसलिए कि काफ़ी 17 में किया था और 19 में अब एक्सपायर होने वाला था। लेकिन वो कोविड आ गया, वो सारा अरसा गुजरा, तो फिर मैंने जस्टिफिकेशन बनाई और मतलब मेल्स के थ्रू उनको कायल किया कि नहीं मेरे टेस्ट को वैलिड किया जाए। खैर वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मेरा टेस्ट वैलिड था। नेशनलिटी हो गई 2023 में। टाइम ज़्यादा इस वजह से लगा कि कोरोना था। और और इसी सारे अरसे में मैं ना यूट्यूब चैनल भी बनाया, और इस यूट्यूब चैनल की वजह से ना मेरा जो जहन है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हुआ। मुझे जो है ज़्यादा बोरियत नहीं होती और मैं इसकी तरफ जो है वो वीडियोस वगैरह बना के, व्लॉग्स वगैरह बना के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस यूट्यूब की वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा, घर ज़्यादा की अच्छा बात लगता है। करते हैं उस पहले वाले घर में जहाँ पे जब मैं शुरू में आई थी। उस टाइम हम 1 साल तकरीबन उसमें रहे थे, या कुछ महीने कह लें। 2014 जून में हम लोग दूसरे घर में चले गए थे। वो घर उस घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और अच्छा था। और उसके बाद हमारा हुआ कि हमें अपना घर लेना है, और माशाल्लाह से हमने 2021 में अपना घर ले लिया, ये वाला जिसमें अब मैं रहती हूँ और जहाँ से मतलब व्लॉग्स आते हैं। तो ये, और माशाल्लाह से 2023 में नेशनलिटी भी हो गई। और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। बहुत कुछ खोया, बहुत कीमती चीज़ें खोई हैं, मतलब अपने अब्बू। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी से चले गए। अब्बू का इसलिए ज़्यादा होता है कि मैं अब्बू को देख नहीं सकी आखिरी दफ़ा। जाना तो सब ने है, मैंने जाना है, आपने जाना है, हर किसी ने जाना है, लेकिन वो जो होता है ना लास्ट टाइम ना देखने वाला, वो दुख काफ़ी ज़्यादा इंसान को तंग करता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि काश मैं होती। तो खैर इसी का नाम ज़िंदगी है, कुछ मिलता है, कुछ आप पाते हो, कुछ खोते हो। और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है जितनी बातें शेयर कर सकती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।